नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। आपकी प्राचीन भारत की सीरीज कंप्लीट हो गई है, एंशियंट हिस्ट्री, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। ये जो दूसरी सीरीज चल रहेगी वो है आपका मध्यकालीन भारत यानी मिडवल हिस्ट्री। ठीक है, मिडवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हम देखेंगे मध्यकालीन भारत को, मध्यकालीन इतिहास को। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जो है जो मुस्लिम आक्रमण होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो सूफी आंदोलन हुए, धार्मिक आंदोलन हुए, मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, इसके साथ ही साथ राजपूतों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम टॉपिक को पढ़ेंगे। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, कुछ ही टॉपिक हैं, 6-7 वीडियो होगा आपके मध्यकालीन भारत पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आज जो हमारा वीडियो है वह है पूर्व मध्यकालीन भारत के राजवंश यानी राजपूत युग की। ठीक है, जो तुर्क आक्रमण हुए उससे पूर्व जो भारतीय राजवंश थे, आज हम उन्हें देखेंगे। एंशियंट हिस्ट्री का जो लास्ट वाला सीरीज था वह भी इसी से ही रिलेटेड था कुछ, लेकिन वहाँ पे हमने संपूर्ण राजपूत युग को नहीं देखा था विस्तार में। तो ये जो वीडियो है उसमें हम पूरे राजपूत युग को देखेंगे, राजपूतों की उत्पत्ति, इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार वंश के जो भी शासक थे उनकी उपलब्धियाँ थी, चोल वंश, चोल का प्रशासन, ठीक है, चोल के प्रमुख शासक, इसके अलावा चालुक्य जिसमें पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन प्रथम, इसके अलावा चौहान में पृथ्वीराज चौहान। पिछली वीडियो में हमने पृथ्वीराज चौहान पे बात की थी, गुर्जर प्रतिहार पे बात की थी, जिन पे बात कर चुके हैं उन पे ज़्यादा यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। जिन जिन राजवंशों पर चर्चा नहीं हुई है उनके जिन बिंदुओं पर वहाँ पे चर्चा की जाएगी। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजपूत युग की। ठीक है, राजपूत युग की बात करें तो उत्तर भारत के अधिकांश राजवंश जो थे, हमारे उत्तर भारत के अधिकांश राजवंश जो थे वे राजपूत थे। इसीलिए इस युग के इतिहास को राजपूत युगीन इतिहास भी कहा जाता है। जब 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो उत्तर भारत में लगभग 5 शताब्दियों तक कोई राजनीतिक एकता नहीं रही, जिसके कारण राजनीतिक विकेंद्रीकरण शुरू हो गया। छोटे छोटे राजवंश अस्तित्व में आए, वे आपस में ही लड़ाई कर रहे थे, लगातार अपनी सीमाएं बदलते रहते थे। ठीक है, तो ये परिस्थितियां बनी हुई थी। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न मत हैं। एक मत यह है कि आबू पर्वत पर, कौन से पर्वत पर, आबू पर्वत जो है उस पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 जातियां उत्पन्न हुई। मुनि वशिष्ठ थे, तो माना जाता है कि उनके अग्निकुंड से, ठीक है, उनके अग्निकुंड से 4 जातियां जो हैं उत्पन्न हुई। वो 4 जातियां कौन कौन सी थी? तो 4 जातियों को देखें तो कहा जाता है कि वो 4 जातियां थी प्रतिहार, ठीक है, परमार, इसके अलावा चौहान और चालुक्य। ये 4 जातियां जो थी अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी। बाद में इन्हीं 4 प्रमुख जातियों से अन्य राजपूत जातियां पैदा हुई। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने भी यही मत दिया है। पृथ्वीराज रासो जो कि चौहान वंश के एक महत्वपूर्ण शासक हुए, पृथ्वीराज चौहान, उनके दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई उनके सखा भी थे। उन्होंने लिखा पृथ्वीराज रासो, तो उसी पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने भी यह मत दिया है। इसके अलावा अगर हम उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद एवं डी आर भंडारकर इन दोनों लोगों ने राजपूतों को विदेशी माना है। ठीक है, जबकि ये गलत है, राजपूत विदेशी नहीं थे, पर इन्होंने राजपूतों को विदेशी माना है। अब बात करेंगे डॉक्टर स्मिथ की। स्मिथ महोदय ने तर्क दिया कि राजपूत प्राचीन आदिम जातियों जैसे गोंड, खरवार,
इत्यादि के वंशज हैं। इन्होंने कहा कि जो आदिम जातियां थी उनके ये वंशज थे। ठीक है। इसके अलावा कर्नल टाड का कहना था, कर्नल जो टाड थे उनका कहना था कि राजपूत जो हैं वो शक, कुषाण जो कि आए थे, हूण, ठीक है, इसके अलावा जो अन्य विदेशी जातियां आई थी उन्हीं की संतानें थी, इनका मानना था कर्नल टाड का। ठीक है। अब बात करेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष की। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हमने ये आपको पहले भी बताया है, कन्नौज पर जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो कन्नौज क्योंकि उस समय बहुत प्रमुख था तो उस पर हर कोई अधिकार करना चाहता था। तो 3 राजवंशों में युद्ध हुआ था, हमने इसमें पिछले वीडियो में भी बताया है, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। एक थे गुर्जर प्रतिहार, दूसरे थे बंगाल के पाल और तीसरे थे राष्ट्रकूट। ये राष्ट्रकूट थे मान्य खेत के राष्ट्रकूट, गुर्जर के प्रतिहार और बंगाल के पाल। यह लगभग 200 वर्ष तक चला था, कहीं कहीं 140 वर्ष भी मिलता है। ठीक है। कन्नौज जो जगह है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि फर्रुखाबाद और कानपुर के मध्य में आता है। इसका प्राचीनतम नाम कान्यकुंज, गधीपुर और कुश स्थल था। हर्षवर्धन के कारण इसकी समृद्धि बढ़ी और इसीलिए इस नगर को महोदय नगर कहा गया। ठीक है, महोदय नगर। चलिए अब हम एक एक करके राजवंशों को देखेंगे। सबसे पहले उत्तरी भारत के जो राजवंश थे उन्हें हम देखेंगे। तो इनमें हमने इन सारे जो हैं, पहला है गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार के सभी हमने जो राजा हैं, शासक हैं, इनके बारे में हमने विस्तार से पिछले वीडियो में देखा हुआ है। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप हमारा प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट वाला वीडियो देखिएगा उस सीरीज का, तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। सॉरी, फिर भी मोटा मोटा बता देते हैं। इनको मलेच्छों का नाश करने वाला कहा गया। नागभट्ट के विषय में ग्वालियर अभिलेख से जानकारी मिलती है। हरिश्चंद्र को प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा गया है। ठीक है, हरिश्चंद्र को। इसका एक प्रमुख शासक था वत्सराज। ठीक है, इसने सम्राट की उपाधि को धारण किया था और वत्सराज के समय में ही कन्नौज के स्वामित्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा नागभट्ट द्वितीय था। नागभट्ट द्वितीय ने, इसके बाद राजा बना नागभट्ट द्वितीय। उसने गंगा नदी में जल समाधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। इसने इस कन्नौज की लड़ाई में पाल वंश के शासक धर्मपाल को हराया था, लेकिन राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से हार गया तो गंगा नदी में जल समाधि ले ली। ठीक है। मिहिर भोज उसके बाद राजा बनता है, मिहिर भोज प्रथम, इसे भोज प्रथम भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के वराह अवतार के उपासक थे और अपने सिक्कों पर इन्होंने आदिवराह को उत्कीर्ण करवाया है। अरब यात्री सुलेमान जो था उसने भारत भ्रमण के दौरान लिखी पुस्तक में सम्राट मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु माना है। ठीक है, ये इस्लाम का शत्रु बताया है अरब यात्री सुलेमान ने। अब बात करेंगे महेंद्रपाल की। तो इसने परम भट्टारकर, महाराज धीराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसके राज दरबार में राजशेखर जो एक महत्वपूर्ण कवि हैं वे रहते थे, जिन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवन कोश, हरविलास जैसे रचनाएं रची। इसने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। बाद आता है महिपाल प्रथम। अल-मसूदी इसी के शासनकाल में गुजरात आया था। उसने राजा को बौरा कहा, इसने इसको बौरा कहा था। ये सारी बातें हमने उसमें बताई थी। ठीक है। राजशेखर इसके भी दरबार में रहता था। ठीक है। आगे आता है एक और इसका शासक था राज्यपाल।
वो अंतिम शासक था। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था भारत पर, तो उस समय गुर्जर प्रतिहार का यही शासक कन्नौज का शासक था। ठीक है, उसका नाम था राज्यपाल, जो कि बिना लड़े ही भाग खड़ा होता है और बाद में इसने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसका पुत्र था त्रिलोचन पाल, वो भी गजनवी से पराजित हो जाता है। अंत में गुर्जर प्रतिहारों का अंत हो जाता है। तो इस तरह थे गुर्जर प्रतिहार। अब हम बात करेंगे चहमान या शाकंभरी के चौहान वंश की। ठीक है, इसकी स्थापना संस्थापक वासुदेव थे, 7वीं शताब्दी में किया था। प्रारंभिक स्थिति इसकी अजमेर या शाकंभरी है। संबंधित लेख की बात करें तो विग्रहराज द्वितीय का हर्ष प्रस्तर अभिलेख और बिजौलिया का प्रस्तर अभिलेख है। अगर इसकी हम बात करें तो इस वंश के प्रारंभिक नरेश कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत थे। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाक्यपतिराज प्रथम ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, वाक्यपति राज इन्होंने अपने को स्वतंत्र कर दिया। ये जो वासुदेव थे ये प्रतिहारों के सामंत थे। फिर इनके पुत्र थे वाक्यपति राज ने अपने को स्वतंत्र कर दिया। फिर उनका पुत्र हुआ सिद्धराज। ठीक है, या इसको सिंहराज भी कहते हैं। इसने अपने राज्य का विस्तार किया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चौहान वंश की स्थापना तो वसुदेव ने की, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक या कह सकते हैं पहला स्वतंत्र शासक सिद्धराज था। ठीक, ये यहाँ पे देखिए पहला स्वतंत्र, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पहला स्वतंत्र शासक, वरना इसके पहले जो शासक हुए वे प्रतिहारों के सामंत थे। इसके बाद अगला जो राजा बनता है वो है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय सिद्धराज के बाद राजा बनते हैं। इन्होंने भृगुकच्छ में कहाँ पे भृगु कच्छ में आशापुर, कौन सी मंदिर, आशापुरी देवी मंदिर। ठीक है, आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, किसने, विग्रहराज द्वितीय ने। ठीक है, चलिए विग्रहराज द्वितीय के बाद जो राजा बनते हैं वे हैं अजयराज द्वितीय। इनका समय था 1110 ईस्वी से 1135 ईस्वी। ठीक है, इनके बारे में महत्वपूर्ण बात करें तो यह एक महान निर्माता थे। इन्होंने अजमेर नगर बसाया। ठीक है, अजमेर नगर की स्थापना की। इसके अलावा चौहान वंश की राजधानी इन्होंने फिर अजमेर को बनाते हैं। इन्होंने परमारों को हराया और उनकी राजधानी जो थी उज्जैनी उस पर अधिकार कर लिया। इनका पुत्र था अर्णोराज, जिसने अजमेर के पास सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया था। ठीक है, इनके पुत्र का क्या नाम था, अर्णोराज। अब इसके बाद राजा कौन बनता है, इसके बाद विग्रहराज चतुर्थ या इनको बीसल देव भी कहते हैं। ये 1150 ईस्वी से लेकर 1164 ईस्वी तक शासक बने। चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। इनकी सबसे बड़ी सफलता तोमरों की स्वाधीनता समाप्त करके उन्हें अपना सामंत बनाना था। इन्होंने तोमरों को सामंत बना दिया। ठीक है, तोमरों को सामंत बनाया। इसने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की और इस नाटक का कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर भी लिखे गए हैं। ये बात हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताई है। इसका राज दरबारी था सोमदेव। ठीक है, सोमदेव जिसने ललित
विग्रहराज, ललित विग्रहराज नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। अब इसके बाद आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जो शासक हैं चौहान वंश के, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो ये 1178 ईस्वी में शासक बनते हैं, जो कि इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। लोक कथाओं में इनको राय पिथौरा कहा जाता है। कहाँ पे? लोक कथाओं में। पृथ्वीराज चौहान का चंदेल के शासक, चंदेल शासक थे परमार्दिदेव। परमार्दिदेव, इससे इनका भयंकर युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें परमार्दिदेव के सेना नायक आल्हा उदल बहुत वीरता से लड़े थे। इनके सेना नायक थे आल्हा और उदल, इन्होंने बहुत वीरता से लड़ाई की थी। इसके बाद फिर लड़ाई होती है इनकी। युद्ध संघर्ष की बात करें, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन यानी तरावड़ी वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में है। जो विदेशी आक्रमणकारी थे, महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भीषण युद्ध हुए। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ था, ठीक है। बाद में इसने छल किया और छल करके इसने जो है 1 साल बाद पुनः युद्ध किया। 1192 में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, और उसने इसमें छल से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, ठीक है, और उसको बंदी बना लेता है। बंदी बना लेता है और कुछ समय बाद उसकी हत्या हो जाती है। इसी के साथ उसी दिन सेम एक ही दिन पृथ्वीराज चौहान का मित्र था और उनका दरबारी कवि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, इन तीनों की मृत्यु एक ही दिन होती है, ठीक है। चलिए, चंद्रबरदाई जो हैं इन्होंने रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य लिखा। जयानक भी इन्हीं के दरबार में रहता था। इसने पृथ्वीराज विजय नाम से संस्कृत में ग्रंथ लिखा, संस्कृत काव्य। इसके अलावा जयचंद का हमीर महाकाव्य भी प्रसिद्ध है, जो चौहान वंश के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने अजमेर और दिल्ली की विजय के बाद पृथ्वीराज के युवा बेटे गोविंद को अजमेर में अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया, लेकिन कुछ दिन बाद उनके चाचा और पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराजा ने अजमेर पर कब्जा कर लिया और दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ शत्रुता की नीति जारी रखा। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया और हरिराजा को पराजित कर दिया था, ठीक है। इस तरह से फिर चौहान वंश जो था उनका, चौहान राजवंश, उनका वर्चस्व समाप्त हो जाता है अजमेर पर। इसके बाद हम देखेंगे अगला राजवंश कौन है, जिजाक भुक्ति के चंदेल राजवंश। इनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है, फिर भी मोटा मोटा हम देख लेते हैं। यह पूर्व में प्रतिहारों के सामंत थे, ये प्रतिहारों के सामंत थे। इनकी स्थापना चंदेलों की नुन्नुक ने 1831 ईस्वी में की थी। इनकी राजधानी जो है वह है खजुराहो। इन्हीं का जो पोता था वह था जयसिंह, अर्थात जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति भी कहलाया। नुन्नुक का जो पोता था, पोते का नाम था जेजा, उसी जेजा के नाम पर ये प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाता है, ठीक है। बुंदेलखंड के चंदेल अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं। इनके अनुसार ये चंद्रमा से पैदा हुए हैं। इनमें फिर शासक हुए यशोवर्मन खजुराहो का विष्णु मंदिर बनवाया, जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। यशोवर्मन ने
खजुराहो का विष्णु मंदिर बनवाया। ठीक है, विष्णु मंदिर, ये आपके आर्ट एवं कल्चर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहीं पर इन्होंने सुप्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर भी बनवाया। ठीक है, यहीं पे इन्होंने लक्ष्मण मंदिर की भी स्थापना की। इनका समय 925 ईस्वी से 950 ईस्वी रहा। आगे बात करेंगे धंग देव की। धंग देव का समय 950 से 999 ईस्वी रहा है। ठीक है, पहला स्वतंत्र चंदेल राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और इसका पुत्र यशोवर्मन का पुत्र था। इसने कालिंजर को अपनी राजधानी बनाई। धंगदेव ने कालिंजर को अपनी राजधानी बनाई। बठिंडा के हिंदू राजा जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सैन्य सहायता भेजी और हिंदू संघ में शामिल हुआ। इन्होंने खजुराहो में जिननाथ, कहाँ पे? खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो में जिननाथ, विश्वनाथ, इसके अलावा वैद्यनाथ इत्यादि मंदिरों का निर्माण कराया। धंग का पुत्र था गंड, इसका पुत्र था गंड। उसने क्या किया? जयपाल के पुत्र आनंदपाल के गजनवी के विरुद्ध बने संघ में सहयोग किया था। इसके बाद प्रमुख शासक हुए विद्याधर चंदेल। इनका समय था 1019 से 1029 ईस्वी। चंदेलों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, जिसे मुसलमान लेखक नंद या फिर विदा कहते थे, इसने गजनवी के विरुद्ध मैदान छोड़ने के कारण प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया था। जो हमने पढ़ाया था अभी गुर्जर प्रतिहार, राज्यपाल, वो राज्यपाल भाग खड़ा होता है जब महमूद गजनवी का युद्ध होता है तो उसने राज्यपाल का वध कर दिया, इस वजह से कि जो उसने मैदान छोड़ के भाग गया था। इसने सुप्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर को निर्मित करवाया। ठीक है, अगर हम चंदेलों के अंतिम शासक की बात करें तो वह परमार्दिदेव था, जिसके प्रसिद्ध सेना नायक अभी हमने बताया आल्हा और उदल थे। और 1182 में महोबा पर पृथ्वीराज चौहान ने अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान से इसका युद्ध हुआ था। बाद में 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधिकार कर लिया कालिंजर पर। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के दरबार में प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कृष्ण मिश्र रहते थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला है मालवा के परमार वंश। इनको भी हमने पढ़ा है, मोटा मोटा देख लेते हैं। लोक कथाओं के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने वशिष्ठ की कामधेनु गाय को चुरा लिया। अपनी गाय को प्राप्त करने के लिए गुरु वशिष्ठ क्या करे, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत है जो, ठीक है, माउंट आबू पर्वत में एक यज्ञ किया। और इस यज्ञ की अग्नि में एक ऐसे नायक के रूप में उभरी यज्ञ की अग्नि, जिसने अपनी गाय को पुनः प्राप्त कर लिया और उसका नाम क्या पड़ा? परमार, यानी दुश्मनों का कातिल, इसका अर्थ मतलब था। ठीक है, रखा गया। परमार वंश का इतिहास जानने का स्रोत उदयपुर प्रशस्ति और नव सांक चरित्र है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके प्रमुख जो हैं शासकों की। वाक्यपति मुंज, जिनका समय है 972 से 994 ईस्वी। इनकी उपाधियां अमोघ वर्ष, पृथ्वी बल्लभ, श्री बल्लभ। परमारों की शक्ति का उत्कर्ष काल माना जाता है। मुंज को कला एवं साहित्य का संरक्षक माना जाता है। इन्होंने धारा में एक तालाब, झील या कह सकते हैं मुंज सागर का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके सबसे बड़े शत्रु थे चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय। मुंज ने तैलप को 6 बार पराजित किया। ठीक है, 6 बार पराजित किया, लेकिन 7वीं बार तैलप द्वितीय ने
इसको बंदी बना लिया और इसकी हत्या कर दी। मुंज के समय में इनका दरबारी कवि था पद्म गुप्त। 10 रूपक के कवि धनंजय मुंज के दरबारी थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं सिंधुराज। सिंधुराज मुंज के बाद उनका भाई थे, छोटे भाई, और पद्मगुप्त भी इन्हीं के दरबार में रहते थे और उन्होंने ही नव साहसांक चरितम की रचना की, जिससे हमें परमारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, साथ में सिंधुराज के बारे में। इसके बाद राजा भोज, जिनका समय है 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी, इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने शाही शासक आनंद पाल को 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के विरुद्ध सैन्य सहायता दी थी। ठीक है, इन्होंने उज्जैन की जगह धारा को अपनी राजधानी बनाया। भोज के शासन के अंतिम वर्ष में गुजरात के चालुक्य नरेश भीम प्रथम एवं कलचुरी नरेश लक्ष्मीकरण ने एक संघ बना के मालवा पर आक्रमण किया। राजधानी धारा को खूब लूटा, लेकिन उसी दौरान भोज की मृत्यु हो जाती है। तो उन्हें इसीलिए कहा जाता है कि अधारा निराधार निर्लंबा सरस्वती, अर्थात भोज की मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों अनाथ हो गए, ऐसा कहावत है राजा भोज की मृत्यु के बाद। राजा भोज जो थे वो वैष्णव धर्मानुयायी थे। ठीक है, इन्होंने आदिवराह, प्रभास जैसी उपाधियां धारण की और इनके द्वारा चलाए गए चांदी के द्रम सिक्कों पर भी यह अंकित है। इसके अलावा इसकी विद्वता के कारण इसे कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसने जो है चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व और स्थापत्य पर समरांगन सूत्रधार नामक ग्रंथ लिखे। इसके अलावा इसने सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, राजमार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा एवं आदित्य प्रताप सिद्धांत जैसे ग्रंथों की रचना की। उसने धारा में एक भोजशाला के रूप में एक महाविद्यालय की स्थापना की। इसी विद्यालय में उसने वाग देवी की प्रतिमा स्थापित करवाई। कहा जाता है कि सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार में वाग देवी की मूर्ति की प्रतिकृति ही प्रदान की जाती है। भोज की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा जाता है कि माँ सरस्वती ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए थे। उसने भोजपुर नामक नगर बसाया और भोजसर नामक तालाब खुदवाया। इसकी तुलना अक्सर किससे की जाती है? राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, गुप्त काल के प्रमुख शासक से। इनके उत्तराधिकारी थे जय सिन्हा। ठीक है, 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो इस तरह से फिर परमार वंश भी समाप्त हो जाता है, राजवंश जो होता है। इसके बाद कन्नौज के गहड़वाल वंश की बारी आती है। स्थापना चंद्रदेव 1090 ईस्वी में की। ठीक है, इन्होंने 11वीं सदी के अंत में कन्नौज पर लगभग 100 वर्षों तक शासन किया। इससे पूर्व गुर्जर प्रतिहार के ये सामंत थे। चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना की। दिल्ली के प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों दोनों का विलय करके अपने राज्य में मिला लिया। इसका पुत्र था मदन पाल को तुर्की आक्रमणकारियों ने कन्नौज पर आक्रमण करके बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में उसके पुत्र गोविंद चंद्र ने उसे छुड़ाया था। ठीक है, तो बात करेंगे गोविंद चंद्र की। इसने पालों से युद्ध करके मगध को जीत लिया। ठीक है, इसके बाद ये खुद साहित्य का प्रेमी था। इसको विविध लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। इसका युद्ध मंत्री था लक्ष्मीधर, वह भी बहुत बड़ा साहित्यकार था। उसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी, इसके मंत्री ने। इसके बाद इसका राजा है जयचंद का समय है 1171 से 1194 ईस्वी। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा।
इसके समकालीन दिल्ली और अजमेर के चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान थे। कहा जाता है कि जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, जिसका अपहरण पृथ्वीराज चौहान ने कर लिया था, और इसी कारण जयचंद जो है जाकर के गौरी से मिल जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी से मिल जाता है। ठीक है, जयचंद के दरबार में संस्कृत के प्रख्यात कवि थे श्रीहर्ष, जिन्होंने नैषध चरित्र और खंडन काव्य की रचना की। जयचंद ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में राजसूय यज्ञ भी किया था। 1194 ईस्वी के आसपास कन्नौज शहर पर मोहम्मद गौरी ने हमला किया, और ऐसा माना जाता है कि उसने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया और बाद में उसे मारकर गंगा नदी में बहा दिया था। ठीक, तो विश्वासघातियों का यही हाल होता है, ऐसा इतिहास से हमें पता चलता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाल वंश को। पाल वंश को हमने डिटेल में पढ़ा है पिछले वीडियो में, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पाल वंश का संस्थापक था। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। त्रिकोणात्मक संघर्ष जो हुआ कन्नौज के प्रति, इसने भी ये लड़ा था। धर्मपाल ने विक्रमशिला एवं सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। हरिभद्र इसके दरबार में रहता था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, उत्तरापर्थ स्वामी की उपाधि इसने धारण की थी, और यह उपाधि इसके गुजराती कवि सोढ़ल ने दी थी इसको। बाद में आते हैं देवपाल। देवपाल बादल स्तंभ लेख देवपाल से संबंधित है, जिसमें लिखा है कि उसने हूण, उत्कल, द्रविड़ और गुर्जरों को हराया था। अभिलेखों में इसको परम सौगात कहा गया। औदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माता कहा जाता है, औदंतपुरी। ठीक है, इसके अलावा अरब से आए यात्री सुलेमान ने देवपाल को राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया है। इसने सुमात्रा और जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के खर्चे के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे। इसके साथ ही एक पाल सम्राट विग्रहपाल ने अपने पुत्र नारायण पाल के पक्ष में सिंहासन छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। नारायण पाल का झुकाव भी अपने पिता की तरह शैव धर्म पर था, और उसने शिव जी के सम्मान में 1000 शैव मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके बाद शासक आते हैं महिपाल प्रथम। 988 से 1038 ईस्वी इनका समय रहा है। देवपाल का समय है 810 से 850 ईस्वी। इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। राजेंद्र चोल ने बंगाल पर इसी के समय आक्रमण किया था और इसको पराजित किया था। महिपाल ने बौद्ध भिक्षु और विद्वान अतिश के नेतृत्व में तिब्बत में एक धर्म प्रचारक मंडल भेजा था। दाय भाग के लेखक जिमूत वाहन इसी के दरबार में रहते थे। अगले आते हैं रामपाल। रामपाल के शासनकाल में ही कैवर्तों यानी मछुआरों का विद्रोह हुआ था। संध्याकर नंदी द्वारा लिखा गया ग्रंथ रामपाल चरित में इसके चरित्र चित्रण किया गया है। सुलेमान ने पाल साम्राज्य को बहुत शक्तिशाली माना और उसे रूहमा कहा। ठीक है, बौद्ध धर्म के विकास एवं तांत्रिक संप्रदाय के गठन यानी ब्रजयान संप्रदाय में योगदान दिया। इसके अलावा कांस्य कला में पाल जो थे सर्वश्रेष्ठ थे। पाल वंशीय शासकों की अगर हम बात करें तो पाल वंशीय शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी, सोमपुरी इत्यादि में बौद्ध विहार बनवाए, भवन बनवाए। गोपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया। धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुर के विहारों की स्थापना की और नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में दिए। इसके अलावा पाल शासकों ने तिब्बत, चीन और पूर्वी दक्षिणी एशिया के शैलेंद्र राज्य से मित्रता की। बौद्ध विद्वान अतीश दीपंकर तिब्बत जाकर वहाँ महायान मत का प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह से ये उपलब्धियाँ अर्जित किया पाल वंश के शासकों ने। अगले जो हमारे शासक हैं वो हैं सेन वंश। सेन वंश की बात करें तो इसकी स्थापना, इसके जो संस्थापक थे वे थे सामंत सेन। ठीक है, राजधानी इनकी गौड़
या फिर लखनौती, ठीक है, लखनौती। पाल वंश की समाप्ति के साथ ही सेन वंश का उदय हुआ था। यह वंश बिहार से लेकर बंगाल तक फैला था। इसके शासक महत्वपूर्ण हुए विजय सेन। 1095 से 1158 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। देवपाड़ा विजय प्रशस्ति में इनके विजयों का उल्लेख है। विजयपुरी और विक्रमपुर नामक नगरों की स्थापना की, ऐसा कुछ साक्ष्यों से पता चलता है। इसके बाद शासक बने बल्लाल सेन। इनकी उपाधि है गौड़ेश्वर एवं निःशंक शंकर। बंगाल में कुलीन प्रथा और जाति प्रथा को बढ़ावा दिया, ठीक है। बंगाल में एक प्रमुख सामाजिक आंदोलन कुलीनवाद को इसी ने प्रारंभ किया था। साहित्य प्रेमी था। दान सागर नामक ग्रंथ की रचना भी की थी और इसने एक अन्य अपूर्ण ग्रंथ अद्भुत सागर भी लिखा था। इसके बाद लक्ष्मण सेन का समय है 1178 से 1208 ईस्वी। राजधानी गौड़ के स्थान पर लक्ष्मणवती यानी लखनौती को बनाया। 1202 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसकी राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया और इसको पराजित किया। साहित्यकारों को संरक्षण देता था और गीत गोविंद के प्रसिद्ध रचयिताकार जो हैं जयदेव, इन्हीं के दरबार में रहते थे। और ब्राह्मण वर्चस्व के लेखक हलायुध भी यहाँ रहते थे। अब बात करेंगे, ये हमारे सारे शासक हो गए उत्तर भारत में जो राजवंश उस समय शासन कर रहे थे तुर्कों के आक्रमण से पहले। अब बात करेंगे दक्षिण भारत में जो राजवंश शासन कर रहे थे उनके बारे में। तो सबसे पहले दक्षिण भारत में कौन था? पल्लव वंश। कांची के पल्लव वंश के विषय में सबसे ज़्यादा जानकारी हमें हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है एवं हेमस्यांग के यात्रा विवरण से। पल्लव लोग स्वतंत्र राज्य थे, स्वतंत्र शासक थे। इसके पहले माना जाता है कि ये सातवाहनों के सामंत थे। बाद में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। प्रारंभिक जो इनके लेख मिलते हैं प्राकृत भाषा में, लेकिन बाद के लेख जो हैं वो संस्कृत भाषा में मिलते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल ने पल्लव लोगों को माना कि ये ब्राह्मण थे और ये अपने को द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का वंशज बताते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु। इनकी राजधानी थी कांची जो कि तमिलनाडु में है। तो बात करते हैं सिंह विष्णु की। सिंह विष्णु का समय है 575 ईस्वी से 600 ईस्वी। पल्लवों का प्रमुख शासक था। इसकी सीमा कावेरी नदी तक थी, ठीक है। इसने मामल्लपुरम में आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण कराया था। मामल्लपुरम में आदिवराह गुहा मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण करवाया। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी जो संस्कृत के महाकवि थे, इन्हीं सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। कवि भारवी जो किरातार्जुनीयम के लेखक हैं। इसके बाद आते हैं प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन प्रथम। पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे। इन्होंने मत विलास प्रहसन नाम का एक हास्य ग्रंथ लिखा था जिसमें कपालिकों और भिक्षुओं पर इन्होंने व्यंग कसा। इसने शैव संत थे अपार, उन्हीं के प्रभाव से जैन धर्म को त्याग दिया और शैव धर्म को ग्रहण कर लिया था। इसके समय से ही पल्लव चालुक्य संघर्ष शुरू हुआ। इसके बाद राजा बनते हैं नरसिंहवर्मन प्रथम। इनका समय था 630 ईस्वी से 668 ईस्वी। अपने वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे। इनकी उपाधि थी महामल्ल एवं मामल्ल, ठीक है, मामल्ल। इसने वातापी जीतने के उपलक्ष्य में वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। वातापी को इन्होंने जब जीता तो वातापी
कोंडा की उपाधि को धारण किया। इसके शासनकाल में 641 ईस्वी में चीनी यात्री भैंसांग कांची आया। उसने कांची के राजा की प्रशंसा की और पल्लव प्रदेश को रत्नों का राज्य कहा था। इसके अलावा नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम नामक नगर बसाया। महाबलीपुरम नाम का नगर, इस नगर को बसाया और इस नगर में उसने कई मंदिर बनवाए, जिसमें से एक मंदिर था धर्मराज मंदिर। धर्मराज मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। द्रविड़ शैली के जिस रूप को आरंभ इसने किया, उस वजह से इसे उस शैली को मामल्ल शैली कहा जाता है। इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था, उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिनका समय है 695 ईस्वी से 720 ईस्वी। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय का काल शांति का काल था। इसी वजह से इस समय स्थापत्य को सर्वाधिक विकास हुआ। कांची का कैलाश मंदिर, ठीक, कांची का कैलाश मंदिर, ऐरातेश्वर मंदिर, ठीक है, इन सभी का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल चीन भेजा था। उसने कांची में एक संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना करवाई थी। अगले हमारे जो शासक हैं वे हैं नंदीवर्मन द्वितीय। नंदीवर्मन द्वितीय वैष्णव मतानुयायी था। ठीक है, इसके अलावा इसने कला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। कांची में इसने मुक्तेश्वर मंदिर, ठीक है, इसके अलावा बैकुंठ पेरुमल मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, इन दोनों मंदिरों का इसने कांची में निर्माण करवाया था। इसके बाद जो है पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। ठीक, चलिए अब हम पल्लव कला और स्थापत्य की बात करेंगे। पल्लव जो काल था वो अपनी कला और स्थापत्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ कला शैली का आधार बनी। प्रमुख कलाविद थे पर्सी ब्राउन। उसने पल्लव वास्तुकला के विकास की चार शैलियों के बारे में बताया। जो शैलियाँ निम्नलिखित इस प्रकार हैं। नंबर 1 महेंद्र वर्मन शैली। इसके अंदर कठोर पत्थरों को काटकर गुहा मंदिर का निर्माण किया, जिसे मंडप कहते थे। ठीक है, दूसरी थी मामल्ल शैली। इसका विकास नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ और दो प्रकार के स्मारक बने, मंडप और एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता था। उसी समय बना महाबलीपुरम का रथ मंदिर। महाबलीपुरम के सप्त रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया। ये यूनेस्को के धरोहर में भी शामिल है। रथ मंदिरों में धर्मराज रथ है, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ। ठीक है, भारतीय मुद्रा के 50 रुपए के नोट पर, नया नोट, उस पर इन रथ मंदिरों की आकृति है। सबसे बड़ा रथ जो है धर्मराज रथ और सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। इस मंदिर को सप्त पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर की हिसाब से। अगला जो शैली थी राज सिंह शैली। इस शैली के अंतर्गत गुहा मंदिरों के स्थान पर इमारती मंदिरों का निर्माण कराया गया। सौर मंदिर इस शैली का प्रमुख उदाहरण है, सौर मंदिर। ठीक, इसके अलावा कांची के कैलाश मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर इसी शैली में बने हैं। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह द्वितीय के समय हुआ और उनके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय ये पूरा हुआ। पेरुमल बैकुंठ मंदिर का निर्माण परमेश्वर द्वितीय के समय में पूरा हुआ और यह भगवान विष्णु का मंदिर है।
अगली शैली नंदीवर्मन शैली हुई। यह शैली बहुत अधिक विस्तृत नहीं हुई, छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इस तरह ये पल्लव वंशकालीन शासक और उनकी स्थापत्य कला, आर्ट और कल्चर के बारे में थी, इंपॉर्टेंट बातें। अब हम पढ़ेंगे वातापी के चालुक्यों के बारे में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण राजवंश था दक्षिण भारत का। इसके संस्थापक थे पुलकेशियन प्रथम। चालुक्यों की कई शाखाएं हैं, जिनमें बादामी या वातापी के चालुक्य सबसे प्राचीन है। इनका नाम इनके स्थान से जुड़ा है, क्योंकि चालुक्यों की मूल शाखा का उदय वातापी, बीजापुर जिले, कर्नाटका से हुआ था। प्रमुख शासकों को देख लेते हैं फटाफट। पुलकेशियन प्रथम संस्थापक था। इसने सत्याश्रय, रणविक्रम जैसी उपाधियां धारण की। इसको श्री पृथ्वी वल्लभ और श्री वल्लभ भी कहा गया। इसके बाद कीर्तिवर्मन राजा बने। इसने महत्वपूर्ण विजय थी। इसने कदम्बों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक, इसके बाद मंगलेश वैष्णव धर्मानुयायी था। परम भागवत की उपाधि धारण की। बादामी की गुफा जो विष्णु जी को समर्पित है, उसको इसने संपूर्ण कराया, बादामी की गुफा को। ठीक है, इसके बाद शासक बनते हैं पुलकेशियन द्वितीय। इनका समय है 610 ईस्वी से 642 ईस्वी। इसको सत्याश्रय एवं पृथ्वी वल्लभ भी कहा गया है। इसने उपाधि धारण की है। इसके बारे में हमें जानकारी ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है, जिसको इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। ठीक है, कन्नौज का सम्राट हर्षवर्धन द्वितीय से इसका युद्ध हुआ। ठीक है, इन दोनों युद्धों का वर्णन ऐहोल अभिलेख में मिलता है। चीनी यात्री वेनसांग 641 ईस्वी में इसके दरबार में आया था। इसने अपने ही राज्य को 2 भागों में बांटा और एक भाग अपने भाई विष्णुवर्धन को दिया। यही नवगठित राज्य आगे चलकर वेंगी के चालुक्य कहलाए। ठीक है, जो भाग उसने अपने भाई को दे दिया था विष्णुवर्धन को, वही बाद में वेंगी के चालुक्य कहलाते हैं, जिनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद राजा बनता है विजयादित्य। बादामी के चालुक्य वंश में सबसे दीर्घ काल तक शासन इसी ने किया। इसने पट्टदकल में एक शैव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके बाद शासक बना कीर्तिवर्मन द्वितीय। बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। बहुत समय तक चालुक्यों और पल्लवों के संघर्ष से चालुक्यों की शक्ति कमजोर हो गई। फिर उसके बाद ऐसे ही में ही इसके सामंत था दंतीदुर्ग। उसने चालुक्य साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की, और राष्ट्रकूटों के उदय के साथ ही चालुक्यों की इस मूल शाखा का अंत हो गया। इसके बाद राष्ट्रकूट राजवंश की बात करें। राष्ट्रकूट राजवंश यहीं से स्टार्ट हो गया था, लेकिन मूलतः इसकी स्थापना की बाद में दंतीदुर्ग। पहले ये स्वतंत्र नहीं थे, स्वतंत्र हुए बाद में ध्रुव के समय में। दंतीदुर्ग चालुक्यों के सामंत थे। महाराज धीराज परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। इसने चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन द्वितीय को एक युद्ध में हराया। इसने न केवल चालुक्यों से अपनी अधीनता को मुक्त किया, बल्कि अपनी राजधानी मान्यखेड़ से अन्यत्र जाकर दूर दूर के प्रदेशों को भी जीता। उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया था। इसके बाद कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का सबसे योग्य शासक था। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। राष्ट्रकूट वंश का सबसे योग्य शासक था। इसको कृष्णराज भी कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध ख्याति एलोरा को काटकर कैलाश मंदिर बनाया। एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है, इसी ने बनवाया। इसके बाद इसने जो है बादामी के चालुक्यों का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त कर दिया कृष्ण प्रथम ने। तो उसके बाद फिर राष्ट्रकूटों के शासक होते हैं ध्रुव। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष ध्रुव राष्ट्रकूट के समय से ही प्रारंभ हुआ था। गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज और धर्मपाल पाल राजा से ये सब इसके समकालीन थे। ठीक है, इसलिए पहला शासक था राष्ट्रकूटों का जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था।
और इसने धर्मपाल को पराजित किया और प्रतिहार नरेश वत्सराज को भी। ध्रुव को धारावर्ष भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसने उपाधियां धारण की थी निरुपम, कालीवल्लभ और श्रीवल्लभ। इसके बाद महत्वपूर्ण शासक हैं गोविंद तृतीय, जिनका समय है 773 ईस्वी से 780 ईस्वी। इन्होंने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ठीक है। इसके बाद अमोघवर्ष प्रथम, ये एक धर्मनिरपेक्ष और साहित्य में रुचि लेने वाले राष्ट्रकूट राजा थे। संजन ताम्रपत्र में अमोघवर्ष के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अमोघवर्ष ने मान्यखेट को ही राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाए रखा। आदि पुराण के लेखक जिनसेन, गणिसार संग्रह के लेखक महावीराचार्य अमोघवर्ष के ही राज दरबारी थे। इसके अलावा अमोघवर्ष जो है वो जैन धर्म को मानने वाला था, लेकिन महालक्ष्मी का भी बहुत बड़ा भक्त था और इसने एक बार महालक्ष्मी जी को खुश करने के लिए अपनी उंगली काटकर समर्पित कर दी थी। अरब यात्री सुलेमान अमोघवर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में किया है। अगले शासक हैं कृष्ण तृतीय। इनका समय 939 ईस्वी से 967 ईस्वी है। इस समय राष्ट्रकूटों ने अपना गौरव पुनः प्राप्त किया, चोलों को हराकर तंजौर पर अधिकार किया और इसी तरह ये जीतते हुए रामेश्वरम तक पहुँचे और इसी उपलक्ष्य में इसने कृष्ण तृतीय ने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? अकाल वर्ष की। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम जो राजा था वह है कर्क द्वितीय, जिसका समय है 972 ईस्वी से 973 ईस्वी। इसको तैलब द्वितीय ने परास्त किया और इस प्रकार से दक्षिण भारत का एक मजबूत राजवंश राष्ट्रकूट वंश समाप्त हो जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे पश्चिमी या कल्याणी के चालुक्य। जैसा हमने आगे ही पढ़ा कि वातापी के चालुक्य मूल चालुक्य थे, उसके बाद उनकी कई शाखाएं बढ़ गई थी, तो जिसमें एक शाखा थी पश्चिमी या कल्याणी के चालुक्य। इनका उदय राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात शुरू हुआ। स्वतंत्र संस्थापक तैलब द्वितीय थे। तैलब द्वितीय का समय 973 से 977 ईस्वी था। ठीक है। इसने कर्क को मारा, कर्क द्वितीय को, जो कि राष्ट्रकूट राजा था। इस बात की जानकारी खारे पाटन अभिलेख से मिलती है। ठीक है। चलिए अगले शासक हैं सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम एक प्रतापी राजा था जो कि जयसिंह द्वितीय का पुत्र था। समय 1043 ईस्वी से 1068 ईस्वी था। इसने अपनी राजधानी मान्यखेट से कल्याणी कर ली। ठीक है। मान्यखेट से इसने अपनी राजधानी को कल्याणी को बना दिया था। इसके अलावा इसने परमारों की राजधानी धारा नगरी पर भी आक्रमण किया और वहां के शासक भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। यह पूरे अपने राज शासन काल में सिर्फ एक ही राजवंश से हारा, वो भी थे चोल। चोलों में राजा राजराज ने इसको बुरी तरह से परास्त किया था। कोप्पम और कुंडल संगमम के युद्ध में सोमेश्वर चोलों से बुरी तरह पराजित हुआ और लगातार पराजित हुआ। इस कारण इसने तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। अगले शासक बने विक्रमादित्य चतुर्थ। 1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय एक संवत का प्रवर्तन किया, जिसको चालुक्य संवत कहते हैं। ये याद रखिएगा, 1076 ईस्वी। अपनी इसकी राज्यसभा में विक्रमांक देव चरित के रचयिता बिल्हण एवं मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। विक्रमादित्य खष्ट 6 के पश्चात कल्याणी के चालुक्यों का वंश जो है धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। अगले इसके अंतिम शासक थे सोमेश्वर तृतीय। इसने भूलोक मल्ल, त्रिभुवन मल्ल जैसी उपाधियां धारण की। साहित्य में रुचि थी और इसने एक ग्रंथ मानसोल्लास की रचना की। अंतिम कल्याणी के चालुक्यों में सोमेश्वर चतुर्थ था। इनका पारिवारिक चिन्ह वराह था
मंदिरों का नगर ऐहोल कहलाता है। ठीक, अब हमारे आते हैं परवी या फिर वेंगी के चालुक्य, जो कि हमने बताया था वातापी के चालुक्य शासक ने अपने भाई को दे दिया था विष्णुवर्धन को, तो इसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने की। ठीक है, ये आधुनिक आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित थे। ठीक है, पुलकेशियन द्वितीय ने इसे जीत करके अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का उपराजा बनाया था। बाद में ये स्वतंत्र हो गया और इसने एक नया राजवंश स्थापित किया। विजयादित्य तृतीय इस वंश का सबसे महान शासक था और अंतिम शासक शक्तिवर्मन द्वितीय था। इसके बाद आते हैं देवगिरी के यादव, जिसके संस्थापक थे भिल्लम। छोटे छोटे यदुवंशीय क्षत्रिय ये अपने आप को मानते हैं। ठीक है, इनकी स्थिति कहाँ पे थी? देवगिरी, दौलताबाद, महाराष्ट्र में। और भिल्लम का उत्तराधिकारी जैत्रपाल प्रथम था। कालांतर में इस वंश के शासक रामचंद्र देव के दरबार में संगीत रत्नाकर के लेखक सारंग देव और दक्षिण के प्रसिद्ध गायक गोपाल नायक भी रहते थे। इसके बाद आता है होयसल वंश। संस्थापक सल नाम का एक व्यक्ति था। वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन था। इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी, जिसकी वर्तमान स्थिति है हेलेबिड, कर्नाटका। विष्णुवर्धन पहले जो है वो जैन अनुयायी था, बाद में रामानुजाचार्य के प्रभाव से वैष्णव हो गया। ठीक है, होयसल थे, होयसल साम्राज्य को हरिहर प्रथम के शासनकाल में उनके भाई बुक्का प्रथम ने विजय प्राप्त करके विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए, होयसलों की जो है अगर हम कला और स्थापत्य की बात करें तो विशेष ख्याति मिली थी। इनके स्थापत्य हेलेबिड, सोमनाथपुर, वेल्लूर और श्रवणबेलगोला से इनके स्थापत्य के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। इन्होंने केशव मंदिर का निर्माण करवाया, हासन जिले में बेलूर में स्थित है। विष्णुवर्धन ने करवाया बराहमी सती में। और तलकाट में चोल शासकों पर उनकी विजय के उपलक्ष्य में यह निर्मित करवाया था। इस मंदिर का दूसरा नाम चन्ना केशव मंदिर है। होयसलेश्वर मंदिर, इसका निर्माण होयसलों की राजधानी हलेबिड में है, शिव जी को समर्पित है। इसका निर्माण कार्य 1121 ईस्वी में शुरू हुआ और विष्णुवर्धन के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी नरसिंह प्रथम के वास्तुकारों ने 1160 ईस्वी में पूरा किया। हरिहर मंदिर ये वेलूर में स्थित है। ठीक है, एक और वंश है काकतीय वंश। इसके संस्थापक चोल द्वितीय या रुद्र प्रथम को माना जाता है। इनकी राजधानी वारंगल, तेलंगाना थी। इसके अलावा प्रमुख शासकों में गणपति एवं रुद्रमा देवी की बात करें तो 1262 से 1289 ईस्वी इनका समय काल था। काकतीय वंश की राजा गणपति की पुत्री थी। इन्होंने 13 वर्ष तक अपने आप को छिपा कर रखा जनता से कि यह एक महिला है। अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर इन्होंने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। युद्ध मैदान में पुरुषों के वेश धारण करके सैनिकों का नेतृत्व किया और युद्ध के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रताप रुद्रदेव की बात करें तो 1289 ईस्वी से 1323 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा और ये अंतिम राजा थे। रुद्रमा देवी के पुत्र और इस राजवंश काकतीय राजवंश के उत्तराधिकारी थे। इन्हीं के शासनकाल में खिलजी और तुगलक शासकों ने वारंगल पर आक्रमण किया। 14वीं सदी के प्रारंभ में जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था मलिक काफूर दक्षिण भारत की विजय पे निकला तो देवगिरी के यादवों और द्वार समुद्र के होयसलों के समान वारंगल के काकतीयों पर भी उसने विजय प्राप्त की। नायंकर प्रणाली की सर्वप्रथम उद्भव काकतीय साम्राज्य में हुआ था। बाद में चल के विजयनगर साम्राज्य ने इसको अपनाया। अब बात करेंगे चोल वंश की। ठीक है, चोल वंश के बारे में अब हम विस्तार में
चोलों के बारे में कहा जाता है कि चोल जो है, ये शब्द चोल से निकला है, जिसका अर्थ होता है सिर या फिर श्रेष्ठ। चोल जो है दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। ये पहले पल्लवों के सामंत थे। चोल का राजनीतिक उत्कर्ष 850 ईस्वी में के मध्य हुआ, लेकिन इनका प्रारंभिक इतिहास संगम युग कालीन साहित्य और इतिहास से भी मिलता है। संगम कालीन चोल इतिहास में मुख्य रूप से करिकाल का नाम मिलता है। संगम युग के इतिहास में करिकाल महान राजा था। एक राजनीतिक शक्ति के रूप में और सुगठित इतिहास के रूप में चोलों का उदय जो होता है वो 9वीं सदी से स्टार्ट होता है। पल्लव और पांडवों के बीच जो संघर्ष हुआ उसका फायदा चोलों ने उठाया। चोलों का जो संस्थापक था विजयालय। ठीक है, चोलों का संस्थापक विजयालय था और इसकी राजधानी तंजौर, जिसको गंगैकोंड चोलपुरम भी कहते हैं, इस राजधानी को राजेंद्र प्रथम ने बनवाई थी। उपराजधानी कांची थी। राजचिन्ह बाघ था। ठीक है, तो इसका अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। तो इनके हम प्रमुख शासकों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले विजयालय को देखते हैं। विजयालय का समय है 850 ईस्वी में ये राजा बनता है। तंजौर पर अधिकार करके चोल साम्राज्य की स्थापना की और नरकेसरी की उपाधि को इसने धारण किया। तंजौर में ही विजयालय ने निशंभु सूदनी, जो कि एक दुर्गा माता का मंदिर है, उसका निर्माण करवाया। इसने तंजौर में ही एक और दुर्गा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद आदित्य प्रथम राजा बनता है। इसका समय है 875 से 907 ईस्वी। यह पल्लव शासक अपराजित वर्मन का सामंत था, लेकिन बाद में इसने अपराजित वर्मन की हत्या कर दी और इसने कोदंड राय की उपाधि धारण की। इसने चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया था आदित्य प्रथम ने। इसके बाद राजा बनता है परांतक प्रथम, जिसका समय है 907 ईस्वी से 955 ईस्वी। इसकी उपाधियां हैं उत्तम चोल और मदुरै कोंड। चोल अधिपत्य की स्थापना परांतक प्रथम के समय में ही हुई। श्रीलंका पर सबसे पहला आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। वेल्लूर युद्ध में शक्तिशाली मदुरै के पांड्य राजा को हराया और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम का प्रसिद्ध अभिलेख है उत्तर मेरूर, जिसमें ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का विवरण मिलता है। परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में, जो कि 949 ईस्वी में हुआ था, उसमें पराजित करके तोंड मंडलम पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगले शासक परांतक द्वितीय के बारे में। 955 ईस्वी से 985 ईस्वी इसका समय काल है। इसने सुंदर चोल की उपाधि धारण की थी। इसने भी परांतक प्रथम की भांति श्रीलंका पर असफल आक्रमण किया था। इसके बाद चोलों के महत्वपूर्ण शासक आए राजराज प्रथम। 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी इसका शासनकाल रहा। उपाधियां इसकी थी चोल नारायण। पश्चिमी गंगों पर विजय प्राप्त की और उसी उपलक्ष्य में इसने यह उपाधि धारण की। इसके अलावा जयगोंड पांड्यों पर विजय प्राप्त की, पांड्य राजाओं पर, और उस उपलक्ष्य में इसने यह उपाधि धारण की। इसके अलावा कांडलूर सालेक लमरूत, ये इसकी उपाधि है। लमरूत ये ता है। ये इसने उपाधि धारण की। केरल के
के उपलक्ष्य में। अन्य उपाधियां थी शिवपाद शेखर, चोल मार्तंड, चोलेंद्र सिंह, चोलदेव और छत्रिण शिखामणि। इसका मुख्य नाम जो था, मूल नाम अरिमोलीवर्मन था, अरिमोलीवर्मन। केरल के चेर राजाओं को हराया, श्रीलंका पर आक्रमण किया, वहां के राजा महेंद्र पंचम को हराया और उत्तरी भाग पर श्रीलंका के अधिकार करके चोल साम्राज्य में मिला लिया, जिसका नाम इसने मुंडी चोलामंडलम रखा। इसने अनुराधापुर के स्थान पर पोलोंग नरुआ को अपनी राजधानी बनाया और उसका नया नाम जयनाथ मंडल रखा। श्रीलंका पर प्रथम सफल विजय प्राप्त करने वाला राजराज प्रथम था और उसने उत्तरी सिंघल को भी जीत लिया। तो इस प्रकार राजराज प्रथम ने सिंघल पर, कलिंग पर, केरल पर, पश्चिमी गंगों पर, मालदीव पर इत्यादि पर विजय प्राप्त की। अगला है राजेंद्र प्रथम। इसके बाद राजा बनता है 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक। उपाधियां हैं गंगे कोंड, पंडित चोल, कटाहधिपति। इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं, इतिहासकार बिस्मिथ ने कहा है। इससे संबंधित अभिलेख है तिरुवालगंडू और करेंदय ताम्रपत्र। श्रीलंका के जिस शासक को राजराज प्रथम ने हराया था, उसी शासक महेंद्र पंचम को राजेंद्र ने बंदी बनाकर चोल राज्य में भेज दिया और पूरे श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम उत्तर भारत का अभियान था। इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हराया और उसके उपलक्ष्य में गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की और गंगे कोंड चोलपुरम नाम की नई राजधानी बसाया और नई राजधानी के निकट सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक तालाब भी खुदवाया था। सबसे पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता स्थापित की। गंगे कोंड चोलपुरम को बसाया, गंगे कोंड की उपाधि धारण की, चोल गंगम नामक तालाब खुदवाया। दक्षिण पूर्वी एशिया में अंडमान निकोबार, अराकान, पेंगू, वर्मा, कडारम पर विजय प्राप्त की। इसका समकालीन शासक शैलेंद्र शासक संग्राम विजयोतुंगवर्मन था, जिसे राजेंद्र प्रथम ने हराकर उसकी राजधानी श्री विजय पर अधिकार कर लिया। चीन में एक दूतमंडल भी इसने 1033 ईस्वी में भेजा था। इसके शासनकाल में चोल राज्य वैदिक शिक्षा, दर्शन, साहित्य, कला का प्रमुख केंद्र बना और उसने खुद पंडित चोल की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? पंडित चोल। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा चोल वंश का। इसके बाद राजा बनता है राजाधिराज प्रथम। 1044 ईस्वी से 1052 ईस्वी। राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, कल्याणी पर विजय प्राप्त की और कल्याणी नगर में अपना राज्याभिषेक करवा के विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। एक अश्वमेध यज्ञ किया। चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज की मृत्यु हो जाती है। इसने युवराज का पद अपने पुत्रों को न दे करके अपने भाई राजेंद्र द्वितीय को दिया था, इसीलिए इसकी मृत्यु के बाद जो राजा बनता है वो राजेंद्र द्वितीय, इसका भाई। 1052 ईस्वी से लेकर के 64 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसकी उपाधि थी प्रकेसरी। ठीक है। और इसने कुंडल संगमम के युद्ध में सोमेश्वर चालुक्य को हराया था। इसके बाद राजा बनता है वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र के राजा बनने के बाद चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने पुनः कुंडल संगमम के क्षेत्र में युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन खराब स्वास्थ्य होने के कारण ये युद्ध में नहीं गया और आत्मग्लानि से तुंगभद्रा नदी में डूबकर जान ले ली। इसकी घटना की स्मृति में तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ की स्थापना वीर राजेंद्र ने करवाई। ठीक है। वीर राजेंद्र ने तिरुमुक्कुडल में एक वैदिक अध्ययन केंद्र भी स्थापित करवाया था। आगे बात करेंगे। इसके बाद इसका पुत्र अधिराजेंद्र शासक बना। वह विजयालय वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद चोल वंश में मिश्रित राजवंश का उदय हुआ, जिसमें चोल चालुक्य का मिश्रण था। इसके बाद जो राजा बने वो चोल और चालुक्य,
चोल और चालुक्यों का मिश्रण था। ठीक है। और जिसका पहला शासक बना कुलोत्तुंग प्रथम, जिसका मूल नाम था राजेंद्र द्वितीय। उपाधियां थी सुंडगम, उपाधियां इसकी रही हैं, यहाँ पे देखिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। सुंडगम, तविर्त, चोल, ये इसकी उपाधि थी। विरुद्ध राज इसकी उपाधि थी। विरुद्ध राज भयंकर। कुलशेखर पांड्य कुलांतमक इसकी उपाधि थी। यह वेंग के चालुक्य वंश का राजकुमार था। इसके अलावा कुलोत्तुंग प्रथम के शासन पर बैठने के साथ ही चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई। इसके अलावा कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में बात करें, इसी समय श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, लेकिन उसने इसका विरोध नहीं किया। अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार से कर दिया। कुलोत्तुंग प्रथम ने राजराज के तरीके से भू राजस्व निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया। व्यापारिक दूत मंडल चीन भेजा। टैक्स हटाने के कारण इसकी उपाधि सुंडमम तविर्त चोल थी, जो भी हमने आपको बताई थी। इसके समय में ही केरल, कलिंग, मैसूर में विद्रोह शुरू हो गया था। और कलिंग के प्रसिद्ध विद्रोह को इसके सेनापति करुणाकर तोंडेमान ने दबाया था। कुलोत्तुंग प्रथम शैव अनुयायी था और इसी के समय में सूर्य पूजा का अत्यधिक चलन भी हो गया था। इसके बाद राजा बनता है, जो इनकी मिश्रित राजा बनते हैं चोल और चालुक्यों के, विक्रम चोल। उपाधि थी त्याग समुद्र और आकलंक। चिदम्बरम के निकट नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया। नटराज मंदिर का, ठीक है। कुलोत्तुंग तृतीय ने त्रिभुवन में कंपेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कुलोत्तुंग द्वितीय के बारे में। इसने भी चिदम्बरम मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा किया और इसी मंदिर से गोविंदराज की प्रतिमा को समुद्र में इसने फिकवा दिया था। पेरियम पुराण के लेखक सेक्लियार इनके दरबार में रहते थे। इसके बाद कुलोत्तुंग तृतीय आता है। इसके दरबार में तमिल रामायण, रामावतार, तमिल रामायण के जो लेखक थे कंबन, ये कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में ही रहा करते थे। इसके अलावा अंतिम चोल शासकों की बात करें तो राजेंद्र तृतीय था। इसको सुंदर पांड्य ने बंदी बना लिया और इसके पश्चात दक्षिण में चोलों की जगह पांड्यों और होयसलों ने ले ली थी। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर बिंदुओं पे बात करें तो चोल शासकों के द्वारा चीन के सांग वंश के शासकों को कई दूत मंडल भेजे गए। सर्वप्रथम राजराज प्रथम ने भेजा 1015 में चीन को। 1033 में राजेंद्र प्रथम ने दूसरा दूत मंडल और कुलोत्तुंग प्रथम ने 1077 में 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा। ठीक है। अब बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोल प्रशासन की। विकेंद्रीकरण के साथ साथ प्रचुर मात्रा में स्थानीय स्वायत्ता का मिश्रण था। शीर्ष पे राजा था, उसके बाद युवराज, उसके बाद नौकरशाहियों का स्थान था। प्रमुख अधिकारियों में पेरुंदनम था, फिर सिरुंदनम जो कि निचले श्रेणी के कर्मचारी थे और ये उचला श्रेणी का कर्मचारी था। औले यह राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था। उडन कुट्टमम यह राजा का निजी सहायक था, पर्सनल सेक्रेटरी। प्रांतीय शासन की बात करें तो 6 प्रांतों में बटा था। प्रांत जिसको मंडल कहते थे, फिर कोट्टमम कमिश्नरी, फिर वलनाडु जिला, फिर नाडु, फिर कुर्रम,
उसके बाद ग्राम, जो कि सबसे छोटी इकाई थी। स्थानीय स्वशासन की बात करें तो परांतक, चोल सम्राट परांतक के प्रसिद्ध उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें उसके स्थानीय स्वशासन के बारे में पता चलता है। 3 प्रकार की ग्राम सभाएं थी। 3 प्रकार की, कितनी? 3 प्रकार की ग्राम सभा। देखते हैं। उर पहली थी, फिर सभा या महासभा, फिर नगरम। ठीक है। उर सर्वसाधारण की सभा थी। इसकी कार्यकारिणी समिति को आलुंगाड़म कहते थे। महासभा या सभा वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी, जिसे अग्रहार कहते थे। नगरम व्यापारी समुदाय की सभा थी, जिसमें केवल व्यापारी शामिल होते थे। इसके बाद महाजन ब्राह्मणों से निर्मित एक संस्था थी। पेरुमक्कलम, सभा के दरबारों को पेरुमक्कलम कहते थे। वारियम, गांव में कारोबार की देखरेख के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यकारिणी समिति कार्य करती थी। ठीक है। ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी कुछ उप समितियां थी, जैसे जिनको उपवरीयम कहते थे। संवतर वारियम वार्षिक समिति थी, 12 सदस्य थे और इनका कार्य समितियों की कार्यों का परीक्षण करना। तोटवारियम उद्यान समिति थी, सदस्य 12 थे। उदासीन वारियम विदेशियों या सन्यासियों की देखरेख करती थी। पोनवारियम स्वर्ण समिति थी, स्वर्णकारों का परीक्षण करनी थी। ठीक है। इसके बाद राजस्व व्यवस्था की बात करेंगे। चोलों की राजस्व व्यवस्था। राजस्व विभाग को वारिपोत कहा जाता था। राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी को वारित पोत्तारक कहते थे। ठीक है। वारी पोतगक भी कहा जाता था। कृषि उत्पादन का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। नमक कर भी आय का प्रमुख स्रोत था। चोल राजाओं द्वारा विवाह समारोह पर भी टैक्स लगाए गए थे। कृषि के से संबंधित उद्योगों में नारियल प्रमुख था। ठीक है। इसके अलावा कदमय शुल्क था। कदमाई या कुडमय लगान, भू राजस्व, मनय इरय, भवन कर था। ठीक है। इसके अलावा भूमि के कुछ प्रकार थे, जैसे प्रभु मान्य, राजा के स्वामित्व वाली भूमि। मडप्पुर, मठों को दी जाने वाली भूमि। ब्रह्मदेय मंडलम या चतुर्वेदी मंडलम, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। साल भोगम, शिक्षा है तो शिक्षण संस्थानों को दी जाने वाली भूमि। वेल्लन वगाई, गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि। परईचेरी, कृषि मजदूरों का निवास क्षेत्र। कम्मनचेरी, शिल्पकारों दस्तकारों का निवास क्षेत्र। वेली, भूमि माप की एक इकाई। राजराज प्रथम ने 1 बार और कुलोत्तुंग प्रथम ने 2 बार भूमि का मापन करवाया था। अब बात करेंगे सामाजिक संगठन की। वलंगई दक्षिण वर्गीय जातियां थी, जो मुख्यतः कृषक और श्रमिक जातियां थी। इडगई वारमंगई जातियां थी, जो हस्तशिल्पकारी और दस्तकारी में संलग्न थी। वेल्लाल शूद्र कृषक थे। परैया अछूतों को कहा जाता था। सलियार और कैकोलार बुनकर समुदाय थे। संपूर्ण चोल वर्ग 2 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण और अब्राह्मण। ठीक है। न्याय व्यवस्था की बात करेंगे तो राजा सर्वोच्च था। ठीक है। चोल कालीन कला की बात करें तो कला में हमने बताया
सुंदेश्वर मंदिर, कुंभकोटन का नागेश्वर मंदिर आदित्य प्रथम के प्रमुख स्मारक हैं। राजराज ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया तंजौर में। कुलोत्तुंग प्रथम ने शिव मंदिर का चिदम्बरम में। रामराज द्वितीय ने ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण। कुलोत्तुंग तृतीय ने कंप महेश्वर या त्रिभुवनेश्वर का निर्माण कराया। ठीक है। कांसे की नटराज मूर्तियों का निर्माण हुआ। इसके अलावा सिंचाई के लिए कावेरी पर बांध बनवाया, नहरों का निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। चोल साहित्य की बात करें तो नाम भी अंडार नाम भी शिव भक्ति गीतों के संकलन करता थे, जो राजराज और राजेंद्र चोल के समय से संबंधित थे। तमिल लेखों में सर्वाधिक प्रसिद्धि जयान गोंडार थे। जयान गोंडार, जिन्होंने कलिंग पुराण की रचना की। कुलोत्तुंग द्वितीय में कवि कंबन थे, जिन्होंने तमिल रामायण की रचना की। तमिल साहित्य का त्रिरत्न थे कंबन, पुगलेनिद, ओट्टक ठीक है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे पंप, पोन्न रत्न। इन्होंने जैन तीर्थंकरों पर ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा मुद्रा व्यवस्था की बात करें, चोलों की टकसाल, इनकी जो टकसाल थी वो कुडमुक्कू में स्थित थी। स्वर्ण सिक्के, इनके जो सोने के सिक्के थे उनको कलंजु कहते थे, पोन या माडय। सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कांसे का था, जो सोने और तांबे दोनों का था। कलंजु और कांसु में अंतर था कि कांसु में सोने की मात्रा कम थी और कलंजु में सोने की मात्रा ज़्यादा। चोलों के सिक्के का ढेर धबलेश्वर में मिला है, धबलेश्वर में मिलता है। इनके सिक्कों पर बाघ, मछली और धनुष की आकृति अंकित है। राजराज प्रथम के सिक्कों पर मुरलीधर की आकृति है। ठीक है। इनकी धार्मिक स्थिति की बात करेंगे तो सभी धर्मों को अपने राज्य में सम्मान दिया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये शैव मतानुयायी थे। परांतक प्रथम राजराज प्रथम ने तुलाभार एवं हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया। ठीक है। इस समय देवदासी प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन सती प्रथा और बहुविवाह प्रचलित था। सैन्य व्यवस्था की बात करें तो सैन्य छवियों को कड़गम या पडैविडु कहा गया है। कुंजिरमल्ल गणसेना को कहा गया। बडपेर पैदल सेना को कहा गया। बिल्ली गल धनुर्धारी सैनिकों को कहा गया। चोलों का प्रमुख बंदरगाह नागपट्टनम बंदरगाह रहा है। इनके पास रथ सेना का अभाव था। ठीक है। तो इस प्रकार ये संपूर्ण राजपूत राजवंश था, जिन्होंने उत्तर भारत, दक्षिण भारत और इत्यादि जगहों पे राज किया। कश्मीर के शासकों को हमने पढ़ाया था, जिसमें कुछ राजवंश हैं, कारकोट इत्यादि, तो वो पिछले वीडियो में है, वो इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट वीडियो में वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो हमने पढ़ाया। अगला जो हमारा वीडियो है वो तुर्क आक्रमण पर है और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, ठीक है, उस पर है। और महत्वपूर्ण जो आक्रमण हुआ मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गोरी का, उस पर संबंधित वीडियो आएगा। इसके बाद अगला वीडियो सल्तनत काल पर रहेगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।